सभी को नमस्कार। पारिस्थितिकी और पर्यावरण वाली यूनिट में हम पढ़ रहे थे इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहे थे या पारितंत्र कह दो। और उसमें हमने जो पारिस्थितिक तंत्र के कार्य होते हैं या पारिस्थितिक तंत्र की जो सेवाएं होती है उसमें हमने अभी तक बात की थी। एक तो उत्पादकता की, प्रोडक्टिविटी की, उसके अलग अलग जो हमने कारक देखे जो प्रभावित करते, प्राथमिक द्वितीयक उत्पादकता क्या होती है, नेट और ग्रॉस प्रोडक्टिविटी क्या होती है। उसके बाद हमने ये अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रोडक्टिविटी होती है किस क्षेत्र में ज़्यादा किस क्षेत्र में कम होती है ये बात की। प्रोडक्टिविटी के बाद हमने बात की डिकम्पोजिशन की, अपघटन की। अब तीसरा जो कार्य है वो हम पढ़ेंगे जिसमें है ऊर्जा का प्रवाह या फ्लो ऑफ एनर्जी। ये वाला जो कार्य है इसमें कई चीजें हम पढ़ेंगे। पहले बता देता हूं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसका थोड़ा भाग हमने पहले भी पढ़ा कि जो उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक या उत्पादक होते हैं, किस तरह से खाद्य श्रृंखलाएं होती है, खाद्य जाल क्या होते हैं, खाद्य श्रृंखलाएं किस प्रकार की होती है, उनमें ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है, ऊर्जा के 10% का नियम वगैरह। या हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के जो पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो होते हैं, चाहे जैव भार का हो, चाहे संख्या का हो, चाहे ऊर्जा का हो, ये सारे पिरामिड वगैरह इनकी बात इसी एनर्जी फ्लो वाले टॉपिक में करते हैं। तो टॉपिक हमारा जो यूनिट चल रही है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, और इसमें हम पढ़ रहे हैं इसमें हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र की, या पारितंत्र भी कह देते हैं, पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। और जो कार्य हैं ये हमने देखा था पहले, सबसे पहले बात की थी प्रोडक्टिविटी की, फिर हमने देखा डीकंपोजिशन, अपघटन। अब तीसरा कार्य लिखने जा रहे हैं, थर्ड फंक्शन जो है ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी। अपने आप में ये खुद टॉपिक बहुत बड़ा है और इसमें हम कई छोटे छोटे टॉपिक्स की बात करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ऊर्जा का प्रवाह इसकी बात करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र का मूलभूत कार्य ही क्या है, भोजन और ऊर्जा का प्रवाह करना, ठीक है। ये मूलभूत कार्य, हालांकि दूसरे कार्य ऐसे नहीं कि दूसरे कार्य नहीं करता, लेकिन एक कह सकते हैं यूनिक फंक्शन इसका ये है। जब हम बात करते हैं कि उत्पादक जो होते हैं वे क्या करते हैं, सौर विकिरण या प्रकाशीय विकिरण अवशोषित करते हैं और उन प्रकाशीय विकिरणों को, सौर विकिरणों को क्या करते हैं, सरल भोज्य पदार्थों में बदलते हैं, यानी वो जो प्रकाश ऊर्जा थी उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। और फिर ये रासायनिक ऊर्जा आगे यानी उपभोक्ताओं की ओर, प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक, शीर्षस्थ उपभोक्ता तक ये ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ये जो ऊर्जा का प्रवाह है हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है, एक दिशीय प्रवाह होता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पारिस्थितिक तंत्र का। लिखते हैं इसके बारे में कुछ बातें, फिर और भी बात करते हैं इसकी कि पारिस्थितिक तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसमें ऊर्जा एनर्जी का एक दिशीय प्रवाह, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना,
यूनिडायरेक्शनल फ्लो, एक दिशीय प्रवाह, उत्पादकों से उपभोक्ताओं को, उत्पादकों प्रोड्यूसर्स से उपभोक्ताओं कंज्यूमर्स की ओर, कंज्यूमर्स की ओर की ओर विभिन्न पोषक स्तरों, पोषक स्तरों ट्रॉफिक लेवल्स, ट्रॉफिक लेवल्स से होता है। अलग अलग जो पोषक स्तर हैं, ट्रॉफिक लेवल्स, ट्रॉफिक लेवल्स पोषक स्तरों से होता है। अब कैसे होता है इसे भी देखो। जैसे मैंने बताया उत्पादकों से उपभोक्ता की ओर, तो जो उत्पादक है देखो यहां पर उत्पादक को, उत्पादक जो है हम यहां पर बात करते हैं उत्पादकों से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उत्पादकों की। उत्पादक क्या है? उत्पादकों से ये उत्पादक या प्रोड्यूसर्स, इनका जो लेवल होता है इसे कह देते हैं ट्रॉफिक लेवल 1 T1 या पोषक स्तर T1। ट्रॉफिक लेवल या पोषक स्तर कौन सा हो गया? T1। तो उत्पादक ये पोषक स्तर 1 या T1 कहलाते प्रोड्यूसर्स। इन उत्पादकों का भक्षण कौन करते हैं? शाकाहारी, हर्बीवोर्स, ये कहलाते हैं हर्बीवोर्स। ये हो जाएंगे आपके T2 स्तर हो जाएगा। फिर शाकाहारी को खाते हैं मांसाहारी, कार्निवोर्स। ये कार्निवोर्स कहलाएंगे T3 लेवल, T3 स्तर। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल ही है, मैं केवल स्तर लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे पोषक स्तर है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इनको भक्षण करने वाले, और हम देखते हैं बड़े मांसाहारी, बड़े मांसाहारी, लार्ज कार्निवोर्स, ये हो गया T4 स्तर। और फिर इन बड़े मांसाहारी को खाते हैं शीर्षस्थ उपभोक्ता या शीर्षस्थ उपभोक्ता। सर्वाहारी हो सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं, टॉप कंज्यूमर या एपेक्स कंज्यूमर। ये T5 स्तर। T1 से ये T5 स्तर, यानी ये अलग अलग इन स्तरों के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह T1 से T5 की ओर हो रहा है। और कई बार यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल जो इकोसिस्टम में होते हैं, इनमें हम देखते हैं कि ये जो उत्पादक है, ठीक है, उत्पादक है, हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, या सेकेंडरी कार्निवोर्स या टॉप कार्निवोर्स, जो भी ये है, ठीक है,
तो इनमें हम बात करते हैं कि इन सभी का भक्षण करने की या इन सभी का अपघटन कर पाने की क्षमता होती है अपघटकों में। अपघटक डिकम्पोजर्स, क्योंकि ये सभी का, चाहे मृत भाग किसी का हो, किसी का भी मृत भाग हो, चाहे शेर का हो, चाहे देखो मैं साथ साथ उदाहरण भी बता रहा हूं, किसी भेड़िए का हो, किसी लोमड़ी का हो, किसी खरगोश का हो, या किसी पौधे का हो, इन सभी का अपघटन जो ये अपघटक करते हैं इन्हें T6 कह देते हैं, T6 स्तर। तो अगर किसी इकोसिस्टम में बात करते, सभी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सामान्यतः हम बात करते हैं कि किसी भी पोषक स्तर में 3 से 6 ऐसे पोषक स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, हमने सभी की बात कर दी, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, बड़े मांसाहारी और शीर्षस्थ उपभोक्ता। जैसे इनके उदाहरण यहाँ पर अगर दे सकते, आगे एक और अपन ऐसा बनाएंगे जिसमें उदाहरण भी लिखेंगे, कई सारे उदाहरण आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग स्तर एक इकोसिस्टम में पाए जा सकते हैं। नॉर्मली हम बात करते हैं 3 से 6 पोषक स्तर किसी एक इकोसिस्टम में पाए जा सकते हैं। और यहां पर देखें कि ये जो ऊर्जा का प्रवाह, उत्पादकों को खाया किसने, शाकाहारी ने, इसको खाया मांसाहारी ने, इसको खाया बड़े मांसाहारी ने, और इसको खाया शीर्ष उपभोक्ता ने। एक और उदाहरण बता देता हूं, कोई भी हरा पेड़ पौधा अगर कोई भी, जैसे छोटा मोटा पेड़ वगैरह पौधे खाने वाला ये शाकाहारी, मान लीजिए खरगोश, खरगोश को खाने वाले मांसाहारी मान लीजिए कोई छोटी लोमड़ी है, उस लोमड़ी को खाने वाला कोई बड़ा भेड़िया है, उस भेड़िए का शिकार करने वाला शेर है, शीर्षस्थ उपभोक्ता। तो ये अलग अलग हमने इनके उदाहरण देखे, और जब इन सभी का या इन सभी के कोई भी हिस्से या ये खुद मृत हो जाए, इनके जो डेड पार्ट्स होते हैं, डेड बॉडीज होती है, उनका अपघटन करने की क्षमता होती है इन अपघटकों में, जिन्हें सामान्यतया हम T6 लेवल कह देते हैं। तो अलग अलग हमने ये ट्रॉफिक लेवल्स की बात की कि पोषक स्तर होते क्या है। ठीक है, और अगर हम बात करें प्राइमरी प्रोड्यूसर या ये जो उत्पादक हुए, फिर शाकाहारी, सेकेंडरी कंज्यूमर, पर प्राइमरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, जो अलग अलग लेवल से, इनकी भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेवल जो है इनकी बात करते हैं। देखो इसको और उदाहरणों से भी समझते हैं। ये ऊर्जा का प्रवाह जो अपन ने लिखा है ऊर्जा के प्रवाह में हम लिख सकते हैं एक और बात कि ऊर्जा का प्रवाह या ऊर्जा प्रवाह ऊर्जा प्रवाह के दौरान कुछ ऊर्जा वातावरण में भी मुक्त होती है, कुछ ऊर्जा वातावरण में भी मुक्त होती है। वो अपन उससे पढ़ेंगे, लिंडमैन का जो 10% लॉ है। ठीक है, वातावरण में भी मुक्त होती है। तो ये अलग अलग मैंने ट्रॉफिक लेवल्स बताए आपको, पोषक स्तर बताए, और इन पोषक स्तरों को और हम बात करते हैं इनकी कि किस तरह से ये अलग अलग पोषक स्तर हमें उदाहरणों के साथ कैसे समझ सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं उत्पादक। उत्पादक या प्रोड्यूसर्स। उत्पादक या प्रोड्यूसर्स ये T1 लेवल, T1 स्तर, ट्रॉफिक लेवल 1। ठीक है, T1 स्तर उत्पादकों का कहलाएगा, ये T1 स्तर या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है,
और इनकी हम बात करें, उदाहरण भी साथ साथ लिख सकते हैं सामने, जैसे पेड़ पौधे, और घास, और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जलीय पौधे या फिर फाइटोप्लैंक्टॉन्स यानी पादप प्लवक भी हो सकते हैं। पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ये तो हो गए उत्पादक। फिर उत्पादक को, या उत्पादक से आगे हम बात करते हैं, उत्पादक का भक्षण करने वाले होते हैं, अगला स्तर जो है उपभोक्ता, और इसमें भी हम बात करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, ये T2 स्तर, और इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, खरगोश, बकरी, ठीक है, या छोटी मछलियां। इसके T2 स्तर के भी हमने उदाहरण देखे, खरगोश, बकरी, छोटी मछली, या हम बात कर सकते जैसे गाय वगैरह। पादप प्लवक इधर लिख दिए तो जंतु प्लवक यहां आ जाएंगे। जंतु प्लवक, जूप्लैंक्टॉन्स, यानी ऐसे छोटे छोटे जंतु जो इन पादप प्लवकों, छोटे छोटे पौधों, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उनका भक्षण करते हैं। फिर आगे बात करते हैं अगला ट्रॉफिक लेवल। अगले ट्रॉफिक लेवल की ओर चलते हैं तो बात करते हैं अगला ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी उपभोक्ता के बाद द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीयक उपभोक्ता ये कहलाता है T3, यानी ये मांसाहारी होते हैं। और इसमें हम बात करें T3 स्तर, ये प्राथमिक मांसाहारी या छोटे मांसाहारी, ठीक है। इनमें हम बात करते हैं जैसे चिड़िया, मेंढक, बड़ी मछलियां, या अन्य जो परभक्षी मछलियां होती है। परभक्षी मछली, एक काम करते हैं ना, ये छोटी मछली यहाँ से हटा ही देते हैं ताकि हमारे उदाहरण भी सही समझ में आते रहेंगे। भाई जू प्लैंक्टॉन्स हो जाएगा तो मछली को यहाँ पर रख देते हैं, जो इन जू प्लैंक्टॉन्स को खाने के
में सक्षम होती है। तो यहाँ पर हमने चिड़िया रख दिया, मेंढक रख दिया, मछली हो जाएगी। और भी इसमें हम बात कर सकते हैं, जैसे लोमड़ी वगैरह। और सबसे लास्ट में हम देखते हैं, सबसे लास्ट में द्वितीयक के बाद तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता टर्शियरी कंज्यूमर। T4 स्तर और इस T4 स्तर पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे मनुष्य, मोर, या बात कर सकते हैं बड़ी मछलियां, शेर, तो ये अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स, पोषक स्तर और उनके हमने उदाहरणों की बात की। अब यहाँ एक और चीज जो बताने जा रहा हूं, देखना। जो ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये क्या है? शाकाहारी। ठीक है, पौधों को खाते हैं, ये शाकाहारी। ये हो जाते हैं मांसाहारी, कार्निवोर्स। ठीक है, और जो T4 स्तर होता है, T4 स्तर वाले जंतुओं को कह देते हैं शीर्षस्थ या उच्च मांसाहारी या शीर्षस्थ उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर। उच्च मांसाहारी या उच्च मांसाहारी की बजाय इन्हें शीर्षस्थ उपभोक्ता कह देते हैं, बेटर रहेगा। हालांकि उच्च मांसाहारी कहना कोई गलत नहीं है, बाकी शीर्षस्थ उपभोक्ता, क्योंकि मनुष्य केवल मांसाहारी नहीं है, सर्वाहारी में आ जाता, मोर सर्वाहारी में आ जाता। ठीक है, शीर्षस्थ उपभोक्ता। यहां एक और चीज मैं बताने जा रहा हूं, देखो। जो उत्पादक हैं, यानी ये जो हरे पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, घास, पादप, प्लवक, इन्हें हम प्राथमिक उत्पादक भी कहते हैं। क्यों? ये सुनना, देखो कि प्राथमिक है तो जरूर कोई ना कोई द्वितीयक भी होगा। द्वितीयक जो ये उत्पादक होते वो होते प्राथमिक उपभोक्ता। क्या मतलब है इसका? सुनो, देखो। ये प्राथमिक उपभोक्ता अपने आप में क्या कर रहे हैं? द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता के लिए खाना ला रहे हैं। भाई, ये जो मांसाहारी होते हैं, ये सीधा पेड़ पौधों को तो खा नहीं सकते, तो इनके लिए भोजन तैयार करने का, T3 T4 के लिए भोजन तैयार कौन कर रहे हैं? खुद ये प्राथमिक उपभोक्ता। तो चूंकि ये उपभोक्ता है यहाँ पर, किस कारण से? क्योंकि इन्होंने उत्पादकों का भक्षण किया है। लेकिन जब ये खुद द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता के लिए खुद अपने आप को प्रेजेंट करते हैं भोजन के रूप में, तो ये खुद भी क्या है? उत्पादक कहलाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता को सुनना, प्राथमिक उपभोक्ता या जो शाकाहारी होते हैं, इन्हें द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। जबकि ये प्राथमिक उत्पादक कह दो या उत्पादक, ये हरे पेड़ पौधे ही होते हैं। तो इनके बारे में 2 लाइन यहां पर मेंशन कर देता हूं, देखना कि उत्पादक जो हैं, या सॉरी, ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं, इन्हें द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं। सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं। द्वितीयक उत्पादक सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। जबकि ये खुद उत्पादक जो हैं, इन्हें प्राथमिक उत्पादक भी कह देते हैं। इनको प्राथमिक कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि द्वितीयक है ना, तो उसकी तुलना में प्राथमिक कौन है? ये जो सामान्य रूप से उत्पादक है।
तो ये हमने ट्रॉफिक लेवल्स देखे, ऊर्जा का प्रवाह इन पोषक स्तरों से, जो अलग अलग स्तर मैंने बताए। ठीक है, जब हम बात करते हैं ना, चाहे पिरामिड वगैरह बनाएंगे, इन सब का यूज करेंगे पिरामिड बनाते समय वगैरह। ठीक है, या हम खाद्य श्रृंखलाओं की बात करते हैं, ये पूरी एक तरह से खाद्य श्रृंखला भी हो सकती है। जैसे देखना यहाँ पर पेड़ पौधे, ठीक है, इन पेड़ पौधों को खाने वाला खरगोश या बकरी, बकरी को खाने वाला लोमड़ी, लोमड़ी को खाने वाला शेर। या देखो पेड़ पौधे खाने वाला खरगोश, खरगोश को खाने वाला लोमड़ी, और लोमड़ी को खाने वाली कोई, जैसे शेर की बात करी। और भी देखो पेड़ पौधे या जो पादप प्लवक है, इनको खाने वाले जंतु प्लवक, जंतु प्लवक को खाती है ये छोटी मछलियां, छोटी मछलियों को खाने वाली ये बड़ी मछलियां। ठीक है, या और भी हम बात कर सकते हैं, और भी उदाहरण खूब सारे। जैसे अगर यहां पर हम पेड़ पौधे खरगोश रख लिया, ठीक है, इस खरगोश को खाने वाली, जैसे कोई मान लिया छोटे मोटे कोई और भी मांसाहारी जीव हो सकते। अब देखो यहां पर कई बार ये क्या होता है, बिल्कुल क्या कह सकते हैं, एक स्ट्रिक्ट नहीं है। जैसे चिड़िया को मैं प्राथमिक या शाकाहारी में भी कब रख सकता हूं, क्योंकि देखो जब चिड़िया दाना खाती है तो वो प्राथमिक या इस उपभोक्ता में आएगी या फिर T2 स्तर पर आएगी। लेकिन वही चिड़िया अगर छोटे छोटे कीटों को खा रही है, जैसे यहां पर और भी हम यहां लिख सकते हैं एक उदाहरण, जैसे टिड्डे या ग्रास हुपर। अब इस टिड्डी को खा रही है ये चिड़िया, तो ये चिड़िया क्या कहलाएगी, मांसाहारी। लेकिन यही चिड़िया अगर सीधा पेड़ पौधे या घास या दाना खा रही है, जैसे अनाज के दाने, तो ये चिड़िया क्या हो गई, शाकाहारी हो गई। इसलिए कईयों को ऐसा लगता है कि सर चिड़िया यहां पर क्यों रखी, चिड़िया कहां से मांसाहारी, चिड़िया सर्वाहारी में आती है भाई। गौरैया जो होती है ना, स्पैरो, तो वो दाना भी खाती है और ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी खा जाती है। तो ये चिड़िया जरूरी नहीं, यही हो सकता है किसी खाद्य श्रृंखला में। देखना अब किसी खाद्य श्रृंखला में चिड़िया में T2 स्तर में भी रख सकता हूं। कैसे सुनना वो भी देखो, एक मैं आपको उदाहरण बताता हूं। देखो कि जैसे मान लिया अनाज, ठीक है, अनाज के दाने, ये तो हो गए उत्पादक, अनाज हो गया। अब इसको खा रही है चिड़िया, तो ये चिड़िया क्या हो गई, जो आपके T2 लेवल पर आ गई। अब लो ये शाकाहारी हो गई। अब इस चिड़िया को मान लीजिए कि कोई बड़ा बाज खा जाता है, ये T3, तो 3 स्तरों में ही श्रृंखला खत्म भी हो गई। मैंने कहा भी आपको कि पोषक स्तर सामान्यतया 3 से 6 स्तरों में व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, मिनिमम 3 में भी कर सकते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी। अच्छा, अगर यहां हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता था, इसको कोई टिड्डी खा रही है अनाज को, और उस टिड्डी को ये चिड़िया खा रही है, और फिर उसको बाद ये लो 4 स्तर हो गए। तो हम जो बात करते हैं शाकाहारी मांसाहारी, यहां पर ये जो लिखना जरूरी क्यों हुआ, शाकाहारी मांसाहारी शीर्षक उपभोक्ता, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं चिड़िया हमेशा मांसाहारी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। यानी ये उदाहरण हो सकता है इधर उधर हो भी जाए, लेकिन ये जो सीरीज है उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता, या T1, T2, T3, T4, या जो शाकाहारी, मांसाहारी और शीर्षक उपभोक्ता, इसमें कहीं वायलेशन नहीं देखते आप। इन ये जो उदाहरणों की पोजीशन चेंज हो सकती है। मान लो कोई मनुष्य है, वह क्या है, केवल मनुष्य अकेला है, यानी वह मनुष्य मांसाहारी नहीं है, वह मनुष्य केवल उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे या अनाज खाता है, तो इस मनुष्य को यहां पर भी ले आएंगे, शाकाहारी में भी ले आएंगे, कहां दिक्कत है। लेकिन किसी खाद्य श्रृंखला में इनका स्तर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इनका ऊपर नीचे स्तर कर सकते हैं। इसलिए यहां पर ये कोई जो स्ट्रिक्ट नहीं होते एग्जाम पर, क्योंकि कईयों के मन में आएगा सर चिड़िया को यहां क्यों रखा, यहां क्यों नहीं रखा। ये यहां पर भी मैंने रख के आगे ये जो उदाहरण दिखाया ना, इसमें मैंने इस चिड़िया को यहां पर भी रख दिया। तो ये कई ऐसे उदाहरण हम देख सकते हैं। इसको मैं मिटा नहीं रहा, ये आपके लिए समझने के लिए मैं उदाहरण यहीं पर इसे एग्जाम्पल करके लिख देता हूं। ठीक है, और अब जो 2 बातें अभी अपन ने बात की उन्हें लिख लेते हैं कि लिख सकते हैं कि
विभिन्न जीवों को या विभिन्न जीवों से मिलकर बनने वाले पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम भी कह सकते हैं इसे, पारितंत्र या इकोसिस्टम में पोषक स्तरों ट्रॉफिक लेवल्स की संख्या ट्रॉफिक लेवल्स की संख्या की संख्या 3 से 6 हो सकती है। नेक्स्ट, कि किसी एक जीव या उसकी प्रजाति को अलग अलग पोषक स्तरों में भी रखा जा सकता है, या को अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं के आधार पर, फूड चेन्स श्रृंखलाओं के आधार पर अलग अलग पोषक स्तरों में रखा जा सकता है। अलग अलग पोषक स्तरों में रखा जा सकता है। तो ये पोषक स्तर क्या होते हैं, किस तरह से अलग अलग पोषक स्तर में हम अलग अलग जीवों को रखते हैं, एक ही जीव को अलग अलग पोषक स्तरों में कब रख सकते हैं, इसका हमने उदाहरण भी देखा यहाँ पर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखते हैं एक शब्द आया है, क्या, फूड चेन या खाद्य श्रृंखला। ये जो फूड चेन या खाद्य श्रृंखला है क्या होती है, इसकी बात अब करते हैं। फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, जैसे भाई यहां पर अपन ने ये खाद्य श्रृंखला ही तो बनाई है। देखो, उत्पादक का भक्षण करता है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर उसका द्वितीयक और फिर उसका तृतीयक उपभोक्ता भक्षण करता है। ये एक प्रकार की क्या है, खाद्य श्रृंखला है। अब ये खाद्य श्रृंखलाएं अलग अलग प्रकार की हो सकती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार, जैसे हम बात करते हैं कि हो सकता है कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में कोई खाद्य श्रृंखला हो सकता है कोई स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में कोई खाद्य श्रृंखला हो, या कोई अन्य प्रकार भी हो सकता है। तो आगे हम बात करते हैं फूड चेन या खाद्य श्रृंखला की। इसी टॉपिक में चल रहा है ऊर्जा का जो प्रवाह है, इसी में हमने पहले ट्रॉफिक लेवल्स देखे और अब हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन, फूड चेन। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन, इसे अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये किसी भी समष्टि या जीवों का एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके थ्रू किसी भी इकोसिस्टम में हम देखते हैं ऊर्जा और पोषक पदार्थों का प्रवाह होता है। यानी जीवों
जीवों में भी कौन हो सकता है, कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हो या कोई समष्टि हो, यानी जनसंख्या हो। तो जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसके द्वारा इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह एक श्रृंखला के रूप में होता है, क्या कहलाती है, खाद्य श्रृंखला। तो लिख सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र में पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक तंत्र में जीवों या समष्टियों, जीवों बोले तो ऑर्गेनिजम्स, जीवों एवं समष्टियों, पॉपुलेशंस, समष्टियों पॉपुलेशंस की ऐसी श्रृंखला या चेन जिसमें ऊर्जा एवं पोषक पदार्थों का रेखीय रूप में, लीनियर, रेखीय रूप में सतत प्रवाह होता है। सतत प्रवाह होता है। तो ये तो बात हुई खाद्य श्रृंखला की। अब खाद्य श्रृंखला, जैसे मैंने एक सिंपल सा उदाहरण भी बताया था आपको, जैसे कोई भी पौधा है, पौधे को खाने वाला कोई भी, मान लीजिए खरगोश है, खरगोश को खाने वाला या खाने वाली कोई लोमड़ी है, और लोमड़ी को खाने वाला कोई बड़ा भेड़िया है, और इस भेड़िए को खाने वाला कोई शेर है। तो ये एक तरह से क्या हो गई, खाद्य श्रृंखला हो गई। ठीक है। अब खाद्य श्रृंखला पौधे से स्टार्ट होकर उस उच्च मांसाहारी यानी कह सकते हैं शीर्ष उपभोक्ता की ओर जाती है। तो अगर हम बात करें ये खाद्य श्रृंखलाएं फिर दो प्रकार की होती है, मुख्य रूप से लिख सकते हैं कि ये खाद्य श्रृंखलाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की, श्रृंखलाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की, मुख्य रूप से दो प्रकार की, कौन कौन से दो प्रकार हैं देखेंगे। एक तो हम देखते हैं जीएफसी, ग्रेजिंग फूड चेन, जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन, चारण खाद्य श्रृंखला, और दूसरी डीएफसी, डेट्राइट फूड चेन, चारण खाद्य श्रृंखला, और अप्रद खाद्य श्रृंखला।
तो देख लो, जीएफसी और डीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन चारण खाद्य श्रृंखला, और एक है डीएफसी यानी डेट्राइटस या डेट्राइट, डेट्राइटस कर दो, बात एक ही है, कचरा, मृत पदार्थ। डेट्राइटस फूड चेन और एक है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जो है, और इनमें अगर अंतर की बात करते हैं, दोनों को अंतर के रूप में बात करेंगे, उनके उदाहरण भी लिखेंगे। छोटे छोटे से अंतर हैं। चारण खाद्य श्रृंखला देखो, सामान्यतया ये जो ऊपर अपन ने लिखा, ये चारण खाद्य श्रृंखला का ही उदाहरण है। इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? ये पौधे से, यानी जीवित जीवों से इसकी शुरुआत होती, जबकि अप्रद खाद्य श्रृंखला, नाम ही क्या है? अप्रद, डेट्राइट, मृत कार्बनिक पदार्थों से इनकी शुरुआत होती है। अप्रद खाद्य श्रृंखला जो होती है, यह हम देखते हैं सामान्यतः जो स्थलीय यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, उनमें हम अप्रद खाद्य श्रृंखला ज्यादा देखते हैं। ये जो चारण खाद्य श्रृंखला होती है, इसे हम ज्यादातर जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में देखते हैं। तो दोनों को तुलना करते हुए इनकी बात कर लेते हैं। एक तरफ मैं लिखता हूं चारण खाद्य श्रृंखला या जीएफसी, ग्रेजिंग फूड चेन, जीएफसी, समझ जाएंगे ना, ग्रेजिंग फूड चेन, और दूसरी तरफ अप्रद खाद्य श्रृंखला डीएफसी। डेट्राइटस फूड चेन। देखें दोनों को पॉइंट्स इनमें लिखते हुए दोनों के अंतर भी साथ साथ पढ़ते हैं। चारण खाद्य श्रृंखला की इसकी शुरुआत उत्पादकों से, उत्पादकों प्रोड्यूसर्स से होती है। शुरुआत उत्पादकों से होती है, और अप्रद खाद्य श्रृंखला में लिख सकते हैं इसकी शुरुआत मृत कार्बनिक पदार्थों, अप्रद मृत कार्बनिक पदार्थों या अप्रद से होती है। अप्रद से होती है। उदाहरण भी दोनों के देता हूं ताकि और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे चारण खाद्य श्रृंखला का तो हमने उदाहरण देखा था, ऐसा उदाहरण देखें, पौधा, पौधे को खाने वाली बकरी, ठीक है, इस बकरी को खा गई लोमड़ी, और लोमड़ी को खा गया शेर। यानी यहां पर उत्पादकों से प्रारंभ हुआ है और उपभोक्ता प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता की ओर ये बढ़ती है। अगर हम यहां पर बात करें डेट्राइटस फूड चेन की, तो जैसे देखते हैं इसका प्रारंभ किससे होता है? अप्रद, यानी जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अप्रद, इसको मान लीजिए केंचुआ इसका क्या कर रहा है? अपघटन कर रहा है, ठीक है। इस केंचुए को कोई मान लीजिए चिड़िया खा जाती है,
उस चिड़िया को मान लीजिए कोई बाज खा जाता है, तो यहां पर जो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत कहां से हुई है, इस अपरद या डेट्राइटस से हुई है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये अपरद को खा रहा था केचुआ, केचुए को खा गया कोई मेंढक, ठीक है, मेंढक को खा गया सांप, और सांप को खा गया मोर, ये भी हो सकता है, ठीक है। या इधर हम बात करें, इधर जैसे पादप प्लवक हो गए, जलीय श्रृंखला हो सकती है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पादप प्लवक, इसको खा जाते जंतु प्लवक, और जंतु प्लवक को खा जाती है फिर मछली, और इसको हो सकता है कोई बड़ी मछली खा जाए। तो चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला में मुख्य अंतर जो हम देखते हैं कि इनकी जो शुरुआत होती है, ठीक है, इनमें कौन कौन से, देखो यहां जो श्रृंखला चल रही है, उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता हो सकता है। यहां पर देखते हैं अपरद से तो स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब यहां पर इस अपरद को खाने वाला ये केंचुआ, और फिर चिड़िया, और फिर बाज, यानी यहां पर दोनों में अंतर शुरुआत से ही हो जाती है। आगे बात करते हैं, चारण खाद्य श्रृंखला जो होती है, चारण खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन, ये सामान्यतया या जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा का प्रवाह ऊर्जा का प्रवाह इसी चारण खाद्य श्रृंखला से या इसी श्रृंखला द्वारा इसी श्रृंखला द्वारा और अपरद खाद्य श्रृंखला में बात कर सकते हैं कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों में स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों में अधिकांश का मतलब क्या है, स्थलीय में चारण भी होती है, ऐसी बात नहीं कि केवल अपरद होती है, चारण भी होती है। ये अपन ने देखा ना, पौधा, बकरी, लोमड़ी, शेर, स्थलीय का ही उदाहरण है। तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों में अधिकांश ऊर्जा का प्रवाह अधिकांश ऊर्जा का प्रवाह इसी श्रृंखला द्वारा तो ये हमने चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला, जीएफसी और डीएफसी के होती क्या है ये बात की, और इनके उदाहरण भी देखे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है, चारण खाद्य श्रृंखला, इसे हम परभक्षी, प्रीडेटर फूड चेन खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। परभक्षी बोले तो प्रीडेटर फूड चेन भी बोलते हैं इसे, परभक्षी खाद्य श्रृंखला या प्रीडेटर फूड चेन। और डेट्राइटस फूड चेन के लिए कुछ अलग नहीं है, लेकिन एक हम बात करते हैं, इन दो के अलावा एक और हम देखते हैं ऐसी खाद्य श्रृंखला होती है जो बहुत वैसे माइनर है, ठीक है, बहुत माइनर है, नोट करके उसे लिख लेते हैं, परजीवी खाद्य श्रृंखला, पैरासाइटिक फूड चेन। जैसे हम बात करते हैं, नोट करके इसे लिखते हैं और समझते हैं, छोटी सी खाद्य श्रृंखला होती है, नोट, और नोट में लिखेंगे
परजीवी खाद्य श्रृंखला, पैरासाइटिक फूड चेन। खाद्य श्रृंखला, पैरासाइटिक फूड चेन। फूड चेन। ये पैरासाइटिक फूड चेन बहुत छोटी खाद्य श्रृंखला होती है और इन छोटी खाद्य श्रृंखलाओं में हम देखते हैं कि किस तरह से जो परजीवी होते हैं वो चाहे तो उत्पादक, चाहे तो उपभोक्ता, चाहे तो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता, किसी पर भी हम देखते हैं अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे देख लो कि मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, पौधे पर कोई परजीवी कोई भी हो सकता है, ठीक है, सूक्ष्म जीव हो सकता है, कोई बड़ा जीव हो सकता है, ये परजीवी इसके ऊपर है। तो एक छोटी सी खाद्य श्रृंखला यही यहां पर हो जाती है। हो सकता है जैसे कोई शाकाहारी हो, जैसे हम देखते हैं कई बार गाय, भैंस, बकरी वगैरह, इनके शरीर पर कुछ ऐसे रक्त चूसने वाले परजीवी होते हैं, जैसे कई ऐसे जीव इनके शरीर पर चिपके हुए रहते हैं, परजीवी हो गए। और ये परजीवी जो होते ऐसे तो है नहीं कि मांसाहारी को छोड़ देंगे, मांसाहारी के शरीर पर भी, कार्निवोर्स जो होते हैं उनके शरीर पर भी ये परजीवी हो सकते हैं। तो पैरासाइट्स जो है, ये जो पैरासाइट्स होते हैं किसी भी दूसरे जीव के शरीर पर या शरीर में रहकर, जब अपन ने बात की थी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक लिखवाते समय मैंने अन्य लिखवाया था, तो वो जो अन्य जीवों में हमने बात की थी परजीवी की, ये परजीवी पौधे पर हो सकते हैं, शाकाहारी पर हो सकते हैं, या किसी मांसाहारी के शरीर पर भी हो सकते हैं। तो यहां पर ये परजीवी खाद्य श्रृंखला लिख सकते हैं, ये छोटी खाद्य श्रृंखला जिसमें सामान्यतया दो जीव परपोषी एवं पर्ज, परपोषी बोले तो होस्ट, और परपोषी तथा परजीवी पैरासाइट, होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी हम बात कर सकते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला। मुख्य रूप से तो देखो दो ही होती है, जो ये दो हमने बात की यहां पर, चारण खाद्य श्रृंखला और अप्रद खाद्य श्रृंखला। और इनके अलावा एक जो ये तीसरी छोटी सी खाद्य श्रृंखला होती है जिसे हम क्या कह देते हैं, परजीवी या पैरासाइटिक फूड चेन कह देते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कि कभी कभी देखते हैं हम कि कई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती। कैसे, इसको देखना, यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं और इसे देखते हैं। सब मान लीजिए कोई पौधा है, ये यहां पर पौधा है, प्लांट, अब इस पौधे को मान लीजिए, इस पौधे को कोई टिड्डा खा सकता है या टिड्डी इससे पोषण प्राप्त करती है। इस पौधे से कोई गाय भी इसका भक्षण कर सकती है, या इस पौधे को कोई चिड़िया भी इसका भक्षण कर सकती है, ठीक है। अब इस टिड्डी को मान लीजिए कोई छिपकली ने खा लिया,
ठीक है, या हो सकता है इस टिड्डी को कोई मेंढक खा ले, फिर इस मेंढक को मान लीजिए कोई सांप खा ले, और इस सांप को कोई मान लीजिए मोर खा लेता है। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि ये चिड़िया जो पौधे को खा रही है डायरेक्ट इस टिड्डी को भी खा ले, यानी ये चिड़िया इस टिड्डी को खा जाए। ये तीर जिधर से जिधर को जा रहा है ना, यानी जैसे पौधे से जा रहा है चिड़िया, यानी पौधे को खा रही है चिड़िया, चिड़िया से जा रही है टिड्डी की ओर, यानी सॉरी इस टिड्डी को मान लीजिए ये चिड़िया खा लेती है। ऐसे भी तो हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है कि ये जो मेंढक था, मान लीजिए इस मेंढक को कोई सांप नहीं कोई कुत्ता खा लेता है, कुत्ता खा गया इसे। अब ये कुत्ता इस मोर को भी तो खा सकता है, कुत्ता कई बार शिकार कर लेता है मोर का, ठीक है। या फिर और देखो, ये जो गाय है, हो सकता है इस गाय को कोई शेर खा जाए। अब ये शेर जो है इस गाय को खा रहा है। यहां पर जो मेंढक था, या ऐसे मान सकते हैं कि पौधे को, ये देख लीजिए एक और अपन खाद्य श्रृंखला बनाते, खरगोश खा गया मान लो। अब इस खरगोश को खा जाती है लोमड़ी, लोमड़ी को खा जाता है भेड़िया, अब एक बात और सुने, देखो ये भेड़िए को ये शेर खा जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इस पौधे को कोई मानव ही खा ले, मनुष्य ही खा ले। तो अब देखो हो क्या रहा है, बेसिकली यहां कोई किसी को भी खा रहा है, ठीक है। ऐसे मर्जी पड़े वैसे नहीं खा रहा, लेकिन कह सकते हैं कि एक खाद्य श्रृंखला का जीव दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीवों को भी खा सकता है। या ऐसे कह सकता हूं कि कई खाद्य श्रृंखला एक दूसरे में मर्ज हो गई है, एक दूसरे में गुथ गई है, एक दूसरे में उलझ गई है। तो जब इस तरह से कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती है तो निर्माण होता है खाद्य जाल का, फूड वेब का। यानी फूड वेब में क्या है, यहां पर देखो कि इस टिड्डी को छिपकली भी खा सकती है, मेंढक भी खा सकता है, चिड़िया भी खा सकती है। या ये जो यहां पर खरगोश है, इस खरगोश को ये कुत्ता भी तो खा सकता था। यानी कुत्ते के पास ऑप्शन है, मेंढक को खा सकता है, खरगोश को खा सकता है, ठीक है। या फिर इस खरगोश को कोई मान लो बिल्ली खा गई, बिल्ली खा गई, और फिर इस बिल्ली को ये कुत्ता भी तो खा सकता है। तो कुत्ते के पास ज्यादा ऑप्शन हो गए खाने के। तो फूड जाल या फूड वेब की बात करें, खाद्य जाल, खाद्य जाल क्या है, एक तरह से आपस में अतिव्यापित कई खाद्य श्रृंखलाएं वो मिलकर किसका निर्माण करती है, ये फूड वेब का, खाद्य जाल का। और ये जो खाद्य जाल होता है फूड वेब, इसका स्थायित्व किसी खाद्य श्रृंखला से अधिक होता है। क्यों? कारण सीधा सामने है कि भाई जंतुओं के पास ऑप्शन है किसी दूसरे जीव को भी खाने का। कल को अगर मान लो कि इस कुत्ते के कोई खाने को मेंढक नहीं मिला तो मर थोड़ी जाएगा, ये बिल्ली को खा लेगा। बिल्ली भी नहीं मिली तो मर थोड़ी जाएगा, इस खरगोश को खा लेगा। खरगोश भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मोर को खा लेगा। ऑप्शन है। तो ये खाद्य जाल जो होता है खाद्य श्रृंखला से थोड़ा सा अलग, बस ये कह सकते हैं कि जब कई खाद्य श्रृंखला एक दूसरे को अतिव्यापित कर लेती है, ओवरलैप कर लेती है, तो खाद्य जाल फूड वेब का निर्माण होता है। देखते हैं, ये खाद्य जाल है, ठीक है। इधर खाद्य जाल फूड वेब, तो बात करते हैं इसमें, देखें आगे खाद्य जाल फूड वेब। खाद्य श्रृंखला के बाद खाद्य जाल फूड वेब।
फूड वेब। इसमें लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं, अतिव्यापित कर लेती हैं, ओवरलैप, आपस में मिल जाती हैं, ओवरलैप कर लेती हैं, मिल जाती हैं, अतिव्यापित ओवरलैप हो जाती है, अतिव्यापित ओवरलैप हो जाती है, तो खाद्य श्रृंखलाओं खाद्य जाल फूड वेब का निर्माण होता है। फूड वेब का निर्माण होता है। ठीक है, और यहां लिख सकते हैं कि खाद्य जाल में, फूड वेब में, खाद्य जाल या फूड वेब में जीवों के पास पोषण के लिए एक से अधिक विकल्प होते हैं। एक से अधिक विकल्प होते हैं, अतः खाद्य जाल का स्थायित्व, स्टेबिलिटी, खाद्य श्रृंखला से अधिक होता है, मोर स्टेबल देन फूड चेन, खाद्य श्रृंखला से अधिक होता है। ये खाद्य जाल की हमने बात की, फूड वेब की बात की। ये सभी मैंने फिर कह रहा कि जो ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से होता है, इसी में ये हम सब बात कर रहे हैं। खाद्य श्रृंखला भी देखी, खाद्य जाल भी देखा। अब आगे हम बात करते हैं पारिस्थितिकी के जो पिरामिड होते हैं, उन पिरामिड्स की बात करते हैं। कैसे कैसे पिरामिड होते हैं और कब सीधा कब उल्टा, ध्यान रखना है, बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत रहती नहीं है। ठीक है, चार्ल्स एल्टन जो थे, उन्होंने ये पारिस्थितिकी स्तूप या इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट दिया, एल्टन ने। ठीक है, तो इस ऊर्जा प्रवाह के अंतर्गत ही अगला एक छोटा सा टॉपिक और, पारिस्थितिकी स्तूप या इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड देखें।
कि पारिस्थितिक तंत्र में जब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। देखने का यहाँ पर तरीका क्या होता है, एक छोटा सा पहले ग्राफ समझते हैं ताकि फिर ये समझ में आ जाएंगे। मान लीजिए मैं किसी कंपनी के प्रोडक्शन को, मान लीजिए कोई कंपनी है, इसका जो प्रोडक्शन है इधर वर्ष लिख देता हूं, वर्ष, और इधर उत्पादन रख देते हैं टन में। ये केवल अभी ये डायग्राम समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। उत्पादन टन में 1000, 2000, 3000, 4000 और ये 5000, ठीक है। वर्ष देख लेते हैं, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015, ठीक है। अब इस कंपनी के प्रोडक्शन को मैं दिखा रहा हूं यहां पर ऐसे कोई बार के द्वारा। बार यानी बार डायग्राम जो होते हैं ना, कि ऐसे ग्राफ होते हैं जिसमें बार ग्राफ की सहायता से ऐसे दिखा सकते हैं 2011 में कितना उत्पादन हुआ, 2000 टन का। 2012 में ये उत्पादन हुआ 3000 टन का। 2013 में कैसा हुआ, फिर 3000 टन हुआ। 2014 में हो गया 4000 टन और 2015 में हो गया ये 5000 टन। अगर ये जो सारे बार हैं, ये जो सारे बार, इनको इनकी साइज के आधार पर अगर मैं इधर हॉरिजॉन्टली दिखाऊं तो ऐसे कह सकता हूं ये कितना है, 1000 टन। फिर ये दूसरा 2000 टन हो गया। अगला भी क्या था, 2000 टन, ये लो 2000 टन, ठीक है। फिर 2014 में बढ़ के 4000, सॉरी 2014 में, सॉरी ये 3000 टन था, यहाँ पर पहला 2000 था, ये लो 2000, ये 3000, ये 3000, ये 4000 टन, ठीक है। और फिर 2015 में हमने क्या देखा, ये कितना टन हो गया, 5000 टन। अगर मैं इन ग्राफ को इस तरह से ऐसे दिखा दूं तो यहां पर देखो, हम देखते हैं ऊपर वाला भाग एकदम ब्रॉड है, ऊपर वाला भाग एकदम ब्रॉड, और जैसे जैसे इधर आते जाते हैं ये नैरो होता गया। ये एक ऐसा उल्टा त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, या ऐसे कह सकता हूं उल्टा पिरामिड। पिरामिड को भी अगर 2 डायमेंशनल ऐसे बोर्ड पे बनाऊं तो ऐसे इस त्रिभुज के जैसा ही बनाऊंगा। तो ये चीजें तो हमने, चलो यहां पर तो बात की, ये बार डायग्राम होता है, इस तरह से ग्राफ होता है, और ये कंपनी के उत्पादन की बात की। अब ये कंपनी का उत्पादन न होकर कोई पारिस्थितिक तंत्र होता तो वहां पर जीवों की संख्या को दर्शा सकते हैं, उनके जैव भार को दर्शा सकते हैं, उनके जो ऊर्जा की मात्रा है उसे भी दर्शा सकते हैं। कैसे, देखो यहां पर ये बस केवल मैंने समझाने के लिए बताया, इसको मिटा नहीं रहा हूं, ध्यान रखना। 2 बातें पहले इसमें लिखता हूं कि पारिस्थितिक तंत्र में, इकोसिस्टम में या पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड की अवधारणा, एल्टन ने दी। एल्टन पूरा ही लिख देते ना, चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने दी। अतः इन्हें एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। अतः इन्हें एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं।
एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। नेक्स्ट, इन पिरामिड्स की सहायता से पारिस्थितिक तंत्र में इन पिरामिड्स की सहायता से पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों पर जीवों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जीवों की संख्या, कॉमा, उनके जैव भार, बायोमास, कॉमा, उनमें उपस्थित ऊर्जा की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा को क्रमशः, रेस्पेक्टिवली, यानी ऐसे पिरामिड जो जैव भार दर्शाते हैं इन्हें कह देते हैं जैव भार के पिरामिड। क्रमशः जैव भार के पिरामिड कॉमा, सॉरी पहले संख्या था ना, तो लिख सकते हैं संख्या के पिरामिड, संख्या के पिरामिड, कॉमा, जैव भार यानी जैव भार के पिरामिड, और लास्ट में क्या है, ऊर्जा, उनमें उपस्थित ऊर्जा की मात्रा, तो ऊर्जा के पिरामिड, ऊर्जा के पिरामिड के रूप में दर्शा सकती हैं। यानी अलग अलग जो पिरामिड है, ठीक है, इनके रूप में इन्हें दर्शा सकते हैं, संख्या के, जैव भार के और ऊर्जा के पिरामिड। अब एक बात और सुनना, सामान्यतः तीनों प्रकार के पिरामिड सीधे होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं। ऊर्जा वाले में इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, ऊर्जा वाले पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं। जब मैं बात करता हूं संख्या के पिरामिड और जैव भार के, ये कभी कभार उल्टे हो जाते, सामान्यतः ये भी सीधे होते हैं लेकिन कभी कभार ये उल्टे हो जाते। उल्टे होने का मतलब क्या है भाई, जब हम पिरामिड बनाते हैं ना, तो यहां पर देखना कि पिरामिड बनाते समय सामान्यतया या पिरामिड बनाते समय आधार नीचे की ओर, आधार की ओर उत्पादक तथा शीर्ष की ओर, या तथा आधार से शीर्ष की ओर
आधार से ऊपर शीर्ष की ओर क्रमशः, आधार से ऊपर शीर्ष की ओर क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता रखते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता रखते हैं। तृतीयक या शीर्षस्थ बोल दो भाई। उपभोक्ता रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ उदाहरण अब मैं पिरामिड बनाकर दिखाता हूं कि किस तरह से आधार पर हम रखेंगे उत्पादक, और फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या शीर्षक उपभोक्ता रखते चलेंगे। जैसे यहां पर देखना, मैं उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए कोई, मान लेते हैं कोई खेत का पारितंत्र है। ठीक है, खेत का पारिस्थितिक तंत्र है मान लीजिए। अब इसमें हम बात करते, पहले तो बात करते हैं संख्या की। अब खेत में होंगे क्या क्या, ये एक मैं चेन बना देता हूं, फिर आगे आप देख लेंगे कि इन जीवों को हमें व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम देखते हैं खेत में क्या है, फसल है, उत्पादक। ठीक है, इस फसल को खाने के लिए वहां पर हम देखते हैं चूहे हैं काफी सारे। ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। इस चूहे को खाने के लिए वहां पर कुछ सांप भी हैं, ये हो जाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। और सांप को खाने के लिए वहां पर आ जाता है मोर, ये कहलाता है शीर्षस्थ या तृतीयक उपभोक्ता कह सकते। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूं पहले संख्या की, तो देखो सीधी सी बात है, जब हम बात करते हैं संख्या की तो फसलों की संख्या सबसे ज्यादा है। और फसल क्या है, उत्पादक। तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, देखो जब हम पिरामिड बनाते हैं तो सबसे पहले आधार में क्या रखा हमने, किसे रखा, उत्पादकों को। मान लिया फसलों की जो खड़े पौधों की संख्या, मान लिया कि कुछ 1000 पौधे हैं, 1000 पौधे फसलों के जो पौधों के रूप में उगी हुई है। ठीक है, उत्पादक सबसे नीचे। फिर जैसे जैसे हम शीर्ष की ओर चलते हैं, यहां से देखना या चलो इसको हटाते हैं, ये त्रिभुज बनाते हैं, ये लो। हाँ, तो अब मैं बात करता हूं यहां पर सबसे पहले ये जो सबसे नीचे जो आधार है, यहां पर पौधे मैंने मान लिए 1000 पौधे। अब पौधे जितने होते हैं उतने चूहे तो होने से रहे। इन पौधों से कुछ कम संख्या में चूहे होंगे, यानी जितने फसलें खड़ी हुई दिख रही है उनसे कुछ कम। मान लिया मैंने कि 50 चूहे। अब 50 चूहे अमूमन हम देखते हैं इनको खाने के लिए जो सांप होते हैं, सांपों की संख्या और कम होती है। मान लिया यहां पर 5 सांप थे, और इन 5 सांप के लिए या मान लिया 2 मोर आते हैं खाने के लिए। ऐसे नहीं है कि और मोर क्या करेंगे, दूसरे खेत में जाएंगे भाई। तो यहां पर देखो आधार से जैसे जैसे शीर्ष की ओर बढ़ते हैं, आधार से जैसे जैसे हम शीर्ष की ओर बढ़ते हैं, तो शीर्ष की ओर बढ़ने पर हमने क्या देखा कि ये संख्या कम होती गई। तो नीचे वाला ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल भी देखो ज्यादा है, नीचे वाला भाग जो है
क्षेत्रफल भी इसका ज्यादा है। तो जो हमने वो बार डायग्राम बनाया था इस तरह से, ये देखो बार डायग्राम जो हमने बनाया उसमें उत्पादन को हमने इस तरह से दर्शाया था। तो ये संख्या की हमने बात की। और हम बात करें इसी में, चलो खेत के पारितंत्र में ही हम, ये तो हमने बात की संख्या की, ठीक है। संख्या के बाद एक और पिरामिड की बात कर लेते हैं हम। एक और पिरामिड देखते हैं। हम बात करते हैं इनके भार की। भार आप खुद जानते हो कि अगर हम बात करें कि जैसे जैसे ये फसलों का भार सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, तो जब हम बात करेंगे भार की, तो सबसे ज्यादा भार जो है उत्पादकों का, जैव भार, सबसे ज्यादा जैव भार के पिरामिड की बात करें, जैव भार मान लो भाई, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इनसे कम, फसलों से कम भार होगा इनके चूहों का, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर हम बात करें इससे कम भार होता है द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर का, यानी सांप का भार और इनसे कम होगा। अब हालांकि यहाँ लगेगा सर मोर का तो भार, 2 मोर का भार 5 सांप से ज्यादा होगा। ये चलो यहाँ पर संख्या हमने ये मानने के लिए रखी। यहाँ पर अगर मैं 2 मोर की जगह 1 मोर रख लेता, या सांप एक यहाँ पर 5 की बजाय 15 कर लेता, तो फिर सांपों का वजन ज्यादा हो जाता। कुल मिलाकर बेसिकली देखो, यहाँ पर हमें कोई टेक्निकल इन चीजों में उलझना नहीं है, बस ये इतना ध्यान रखना है कि ऑब्वियसली इनकी संख्या ज्यादा होगी, इनका भार भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो शीर्षस्थ उपभोक्ता या टर्शरी कंज्यूमर होगा उसका भार सबसे कम होता है। ये सभी सीधे पिरामिड है। इवन मैं अगर ऊर्जा की भी बात करता हूं तो ऊर्जा की भी बात यहां पर करने पर ऊर्जा की मात्रा जो सबसे ज्यादा होती है, एनर्जी भी सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है इन पौधों में। इन पौधों के पास जितनी भी एनर्जी है उसका 10% जाता है प्राथमिक उपभोक्ता के पास, उसका 10% जाता है सांप के पास, और उसका भी 10% जाता है ये मोर के पास। ये लिंडमान का नियम कहता है, ठीक है। तो ऊर्जा के पिरामिड तो नो डाउट हमेशा, ऊर्जा का जो पिरामिड है हमेशा निश्चित रूप से सीधे ही होते हैं, निश्चित रूप से। बस अंतर कहां आता है संख्या और जैव भार वाले में, भी वो अपवाद है। बाकी सामान्यतः देखो ये खेत में हुआ या किसी और भी हम वन पारिस्थितिक तंत्र की भी बात करें तो ये ऐसे सीधे प्राप्त होते हैं। तो लिख सकते हैं ऊर्जा का पिरामिड तो हमेशा सीधा ही प्राप्त होता है, क्योंकि उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर चलने पर ऊर्जा की मात्रा में कमी आती है। उस लिंडमान नियम को मैं अलग से लिखवाऊंगा अभी। तो यहां पर आगे हम लिख सकते हैं जो पिरामिड के बारे में कि ऊर्जा के पिरामिड सदैव ही, ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं, यानी आधार नीचे और शीर्ष ऊपर। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, हमेशा सीधे होते हैं, क्योंकि उत्पादक से या उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर, उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर उपभोक्ताओं की ओर ऊर्जा में हमेशा कमी आती है, ऊर्जा में हमेशा कमी आती है। हमेशा कमी आती है, ठीक है। इनका कोई एक्सेप्शन नहीं, हमेशा सीधे होते हैं। फिर बात करते हैं कि जैव भार के पिरामिड सामान्यतया, जैव भार बायोमास
के पिरामिड पिरामिड सामान्यतया सीधे ही होते हैं, सामान्यतया सीधे ही होते हैं, सीधे ही होते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप, एक्सेप्शनली, ये अपवाद ध्यान रखने हैं, ठीक है। बाकी सब सामान्यतः सीधे ही होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप जलीय पारिस्थितिक तंत्र जलीय पारिस्थितिक तंत्र के जैव भार के पिरामिड उल्टे होते हैं। उल्टे होते हैं कैसे, ये भी देख लो। जलीय पारिस्थितिक तंत्र का यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर देखो, उत्पादक की बात करते हैं, कौन हो गए? पादप प्लवक। पादप प्लवक। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो जाएगा? जंतु प्लवक। द्वितीयक उपभोक्ता में हम देखेंगे मछली, और तृतीयक उपभोक्ता में बड़ी मछली। अब जब हम बात करते हैं भार की, तो देखो, पादप प्लवक या जो जलीय पौधे होते हैं, इनके उत्तकों में होती है वायु, तो इनका जो भार होता है वो होता है कम। इनसे ज्यादा भार इनको खाने वाले जो जंतु प्लवक होते, इनका जो भार होता है ये इनसे होता है ज्यादा। जंतु प्लवक भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे जंतु होते हैं, जलीय कीट होते हैं, उनको खाने वाली मछलियां बड़े आकार की, इनका भार होता है ज्यादा। और सबसे बड़ी मछली, जैसे हम बात करते हैं बड़ी किलर वेल्स या जो शार्क वगैरह की बात करते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां, उनका भार होता है और ज्यादा। तो हम देखते हैं उत्पादक नीचे की ओर रखते हैं और उपभोक्ता की ओर जब हम बढ़ते हैं ऊपर की ओर, तो हमने क्या देखा कि ये जो जैव भार क्या है, बढ़ता गया। तो जैव भार का जलीय पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड उल्टा होता है। एक तो ये ध्यान रखना है। ऊर्जा में कोई अपवाद नहीं है, जैव भार में भी केवल जलीय पारिस्थितिक तंत्र के जैव भार के पिरामिड उल्टे होते, ध्यान रखना है। और लास्ट हम बात करते हैं कि जो संख्या वाले पिरामिड होते हैं सामान्यतया सीधे होते हैं। लिख सकते हैं कि संख्या के पिरामिड भी सामान्यतया सीधे होते हैं। संख्या के पिरामिड भी सामान्यतया सीधे होते हैं। सामान्यतया सीधे होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप, एक्सेप्शनली, अपवाद स्वरूप, एक्सेप्शनली वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा।
उल्टा। ठीक है, देखें इसको भी बता देता हूं। जैसे उत्पादक तो क्या हुआ, इसमें वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक हुआ खुद वृक्ष। उत्पादक तो कौन है, वृक्ष। अब इनको जो उपभोक्ता है, इन पर रहने वाले कुछ जैसे चिड़िया वगैरह हो गई, पक्षी हो गए, और अन्य उपभोक्ता में जैसे हम बात करते हैं इनके शरीर पर कुछ परजीवी कीट होते हैं। पक्षियों के शरीर पर परजीवी कीट होते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं अकेले वृक्ष की संख्या 1 हो गई। अब उस एक पेड़ पर जो पक्षी रहते हैं उनकी संख्या नो डाउट बहुत ज्यादा ही होगी, मान लेते हैं 100 है। अब ये जो पक्षी होते हैं ना, इनके शरीर पर बाहर से कुछ ऐसे कीट वगैरह चिपके हुए रहते हैं जो उनका खून वगैरह चूसते हैं, परजीवी कीट। हर औसत मान लेते हैं हर पक्षी के शरीर पर 4 कीट है, तो इनकी संख्या क्या हो गई, 400। तो नीचे की तरफ रखते हैं संख्या केवल 1 उत्पादक की, फिर ऊपर की तरफ चलते हैं 100 हो गई किनकी संख्या, पक्षियों की, फिर 400 संख्या किसकी हो गई, इनके शरीर पर परजीवी कीटों की। तो अगर हम इसकी तुलना करें, ये एक ऐसा उल्टा पिरामिड बन रहा है। तो बस 2 चीजें ये ध्यान रखनी है आपको, बाकी हमेशा सीधे ही बनते हैं। संख्या में तो वृक्ष का पारिस्थितिक तंत्र, और जब जैव भार की बात करता हूं तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र का, ये 2 उल्टे होते हैं। बाकी हमेशा एनर्जी का तो हमेशा ही सीधा होता है, बाकी ये भी सीधे होते हैं। हाँ, इनमें थोड़ा सा अंतर क्या आ गया कि ये इस तरह से अपवाद इन 2 में है। तो ये हमने इनकी बात की, और लास्ट एक छोटा सा बचेगा जिसमें हम ये देखेंगे कि ऊर्जा का प्रवाह कितना प्रतिशत कैसे कैसे होता है। छोटा सा टॉपिक और बचा, ऊर्जा प्रवाह, फिर हमारा कंप्लीट होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।